वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है यूपीपीएससी ए के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को बहुत डाउट है, वो चीज़ें भी जो है वो इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग है ना स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके चीज़ें जो है वो आपको पता चलेंगी। सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो है कि है ना इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो 17/12/2024 है ना, यानी कि 17 दिसंबर से जो है वो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट कब है, तो वो इसका लास्ट डेट है वो 17 जनवरी है। तो 17 जनवरी जो है वो इसका लास्ट डेट है। तो ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत काम की है ना, स्टार्ट कब होगा और एंड कब हो रहा है। क्योंकि अगर आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं करोगे तो आगे का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होगा, है ना। तो चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको जो है वो है ना इसको अप्लाई करना है। तो ये इसके है ना इसकी डेट की बात हो गई। उसके बाद जो चीज़ें हैं है ना, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो ये है कि है ना इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले OTR करना होगा। क्योंकि है ना जो भी लोक सेवा आयोग की वैकेंसी होती है ना, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हमारा वैकेंसी होती है उसके लिए हमको है ना OTR करना होता है। चाहे आप किसी भी स्टेट का करेंगे, चाहे BPSC हो, UPPSC हो, MPPSC हो, तो उनके लिए है ना OTR करना होता है। तो OTR करना होगा आपको। तो OTR करने के लिए इन्होंने जो वेबसाइट बताई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे pariksha.nic.in। तो इस वेबसाइट पर जाके अपना है ना वन टाइम जो है वो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो वहाँ से आपको है ना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई है वो कि आपको है ना फॉर्म फिलअप करने से 72 घंटे पहले जो है वो OTR करना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई। हालांकि अगर आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमीडिएट OTR का, है ना। इमीडिएट OTR का मिलेगा, उस पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो OTR तुरंत मिल जाएगा। तो इसके लिए है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है वो तुरंत भी OTR लेके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई है ना OTR के रिगार्डिंग। उसके बाद जो चीज़ें हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस भी यहाँ पे इन्होंने बताया। उसके लिए इन्होंने 3 प्रोसेस के बारे में बताया। तो 3 प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया। सबसे पहले इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको OTR करना है ना, OTR करना होगा। OTR करने के लिए है ना यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई। क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे जाके है ना OTR नंबर डालेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएंगी। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है कि पार्ट बी जो है वो भरना होगा, है ना। पार्ट बी भरना होगा। थर्ड स्टेज के बारे में इन्होंने बोला कि पेमेंट के बारे में। तो पेमेंट आपको है ना जैसा भी मन करे, UPI से, बैंक से, नेफ्ट से, जैसा भी आपको सही लगे तो उस तरीके से आप है ना पेमेंट कर लेंगे। तो ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है। ज़्यादा इसमें जो है वो है ना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप जो है वो आराम से चीज़ें जो है वो फिलअप कर लेंगे। तो इसमें मेरे को लगता है दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है एप्लीकेशन, है ना, फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आप देख सकते हैं, अगर आप UR हैं या EWS है तो आपको जो है वो 125 रुपये जो है वो आपको लगने वाले हैं। अब बाकी कैटेगरीज़ के लिए है ना थोड़ा सा कम है। तो जैसे कि ST वालों को आपको 65 रुपये लगने वाले हैं। PWD वालों को आपको 65 रुपये लगने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन फ़ी की बात हो गई। अब है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है ना टोटल 604 वैकेंसीज है ना। आपको ये चीज़ें पता ही होंगी। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो पे स्केल के बारे में बताया, जो कि लेवल 10 है ना, जो कि लेवल 10 है इसका पे स्केल। तो सैलरी जो है आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। इंडिया में सबसे ज़्यादा सैलरी जो है आपको UP स्टेट में ही देखने को मिलती है। आप इसका कोई भी वैकेंसी उठा के देख लेंगे, चाहे वो है ना पुलिस का देख लेंगे, UP पुलिस का देख सकते हैं, पटवारी का देख सकते हैं, मतलब किसी का भी देख सकते हैं, लेखपाल का देख सकते हैं। तो सैलरी जो है ना आपको जो है वो UP में अच्छी खासी देखने को मिलती है। जो भी अभी है ना DNS अलाउंसेस वगैरह भी चल रहा है तो वो चीज़ें भी आपको देखने को अच्छी खासी मिलती है UP में। तो सैलरी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन उन लोगों को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो UPPSC की वैकेंसी है। तो UP वालों को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन मिलेगा क्या? नहीं, अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो रिजर्वेशन अगर आपको पाना है तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना कुछ परफॉर्मा वगैरह दे रखा है ना, तो वो चीज़ें आपको लगानी होंगी। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो है क्वालिफिकेशन, है ना। तो क्वालिफिकेशन के लिए हम इन्होंने बताया है ना, अगर आपके पास है ना BTech हो तो BTech अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो BTech इन मैकेनिकल अगर आपके पास है, सिविल है आपके पास, या EE आपके पास है, या फिर एग्रीकल्चर भी है, तो भी जो है वो आप है ना इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। तो इसकी क्वालिफिकेशन यही है कि आपके पास है ना BTech जो है वो इन ब्रांचेस में होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे कहीं कहीं है ना प्रेफरेंशियल लिखा हुआ है। तो प्रेफरेंशियल लिखने का मतलब ये हो गया है ना कि उनको जो है वो है ना थोड़ा सा जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा कुछ चीज़ों में, है ना। तो वो चीज़ वो उनको मिलेगा, है ना, जिनके पास भी आप देख सकते हैं NCC का सर्टिफिकेट हो, B सर्टिफिकेट हो, कौन सा सर्टिफिकेट हो, B सर्टिफिकेट हो, या फिर उन्होंने आर्मी वगैरह में है ना जो है वो अपना सर्विस वगैरह दिया है, तो उन लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये चीज़ें हो गई क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट वगैरह बताया, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ना, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट है, जल निगम है, असिस्टेंट इंजीनियर है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल UP जल निगम है, रूरल डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट वगैरह और उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया।
उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ये इन्होंने बताया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड होगा। तो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी, आपका एग्जामिनेशन जो है वो OMR बेस्ड होने वाला है। तो है ना, जो गोला गोला करके हम लोग करते हैं, तो OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसके बारे में चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है। ये परफॉर्मा है ना, जिनको भी रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए या फिर जिनको हमारा है ना रिजर्वेशन चाहिए, है ना, वैकेंसीज़ में रिजर्वेशन चाहिए, तो ये रिजर्वेशन वालों के लिए है ना परफॉर्मा इन्होंने दे रखा है। अगर आप OBC कैटेगरी से है या फिर SC ST कैटेगरी से है या EWS कैटेगरी से है, तो उन लोगों के लिए परफॉर्मा दे के इन्होंने बताया है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ना इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के। तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न इस तरीके से है ना कि आपका पहले प्री होगा, फ्री मेंस होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये 3 प्रोसेस जो है वो आपका है ना होने वाला है इस वैकेंसीज़ में। इसमें जो प्री है ना, जो प्री है वो आपका क्वालिफाइंग है। तो प्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका सिलेक्शन जो होगा है ना, आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू पे होने वाला है। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने प्री के बारे में चीज़ें बताई है। तो प्री के बारे में इन्होंने चीज़ें बताई है, वो ये बताया है कि जो प्री में आपके जो सवाल होंगे वो टोटल जो है वो आपका है ना 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 25 जो होंगे, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे और 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके है ना GK के होंगे। इस GK में जो है ना आपका पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा और करंट अफेयर का सीन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये 50 नंबर की बात हो गई और बाकी 100 नंबर का है ना आपका ये जनरल एप्टीट्यूड रहने वाला है। तो आप जनरल एप्टीट्यूड देख रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना आपका सिविल के लिए भी रहेंगी, मैकेनिकल के लिए भी रहेंगी और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी रहेंगे। तो कॉमन चीज़ें रहने वाली है ना सबके लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग है ना इसकी प्रिपरेशन करें कैसे। एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्री में जो लोग क्वालिफाइंग है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 गुना जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो बुलाया जाएगा, मतलब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो 15 गुना कैंडिडेट्स को जो है वो मेंस के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन करें कैसे। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए है ना आपको जो है ना इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो GK है और दूसरा आपका है ना हिंदी है। तो आपको जो है ना GK पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग लगाना है हिंदी पे। तो आप हिंदी पे दिमाग लगाना है और हिंदी स्कोरिंग भी सेक्शन होता है, आप स्कोर जितना ज़्यादा हिंदी में करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होने वाला है। GK में भी जितने GK में आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और क्या पूछेंगे वो चीज़ें हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और GK का जो सिलेबस है वो बहुत बहुत वास्ट है। फिर भी अगर हमें चीज़ें करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। GK में हम लोग पॉलिटी कर सकते हैं ना, पॉलिटी में लिमिटेड चीज़ें होती हैं, आर्टिकल वगैरह होते हैं और हम उतनी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो GK में आप पॉलिटी जो है वो पढ़ के कर सकते हो। हिस्ट्री में थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। तो 2 चीज़ें कर सकते हो। करंट अफेयर में ज़्यादा सोचने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी आप कवर कर पाए उतना कर लेना, बाकी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो है ना हिंदी पे जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना मतलब क्या कहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट करना होगा हिंदी को। और GK में 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो, पॉलिटी कर सकते हो, हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो, करंट अफेयर में आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। तो यार ये चीज़ें जो है आप नहीं कर पाओगे। तो GK के लिए है ना आप पॉलिटी और हिस्ट्री पे दिमाग लगा सकते हो, बाकी हिंदी पे फोकस करना है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो ये है कि ये जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है आप देख सकते हैं। ये जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो एक तरीके से कहें तो ये है ना ESC जैसा है। तो ESC जैसा इसका जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है। अब क्या क्या ये जो है ना जो ESC जैसा इसका सिलेबस है, क्या जो ESC की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है क्या वो इसको कवर कर सकता है क्या। तो डेफिनेटली कर सकता है, नो डाउट। इसमें इसका जो लेवल आप लोगों को लग रहा होगा कि ESC का लेवल होगा या गेट का लेवल होगा, ऐसा नहीं है। इसका लेवल अगर आप जब एग्जामिनेशन देंगे तो आपको पता चलेगा इसका लेवल जो है ना ईजी ही आएगा, ईजी टू मॉडरेट आपको है ना इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। ईजी टू मॉडरेट इसका जो है वो आपको सवाल देखने को मिलने वाला है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप है ना अगर आप जो है वो इसकी अगर आप इसकी अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप चीज़ों को टैकल कर सकते हो, नो डाउट। इसमें आप इसको टैकल कर सकते हो। इसका लेवल जो है ना JEE और AE के बीच का ही लेवल आपको देखने को मिलने वाला है। JEE और AE है ना, JEE और AE के लेवल के बीच का जो है वो है ना आपको लेवल इसका दिखने वाला है। इसमें मोस्टली है ना लगभग 70% जो है सवाल जो है वो आपको JEE लेवल के मिलेंगे। बाकी 25% या फिर 30% कह सकते हैं A लेवल का देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी प्रिपरेशन आराम से अच्छे से कर सकते हैं। इतना लेवल पूरा टफ नहीं है कि हम पूरा ESC मेंस के सवाल लगाने लग जाए इस एग्जामिनेशन के लिए या पूरा डेप्थ में चले जाए, ऐसा नहीं करना है। और ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आपका है ना कहीं ना कहीं टाइम जो है वो लैप्स होगा, क्योंकि चीज़ें उस लेवल की नहीं आएंगी। और एक तो ये जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का भी है, क्योंकि इसका जो है वो रोल जो आपके मतलब सिलेक्शन में नहीं होने वाला है। तो
तो इसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है आप यूथ की किताब उठाइए, है ना, यूथ की किताब उठाइए और लग जाइए, है ना। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। बाकी आप, है ना, AJ लेवल को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अभी, है ना, रिसेंट में BPSC, है ना, BPSC का एग्ज़ाम हुआ है, ITI वाइस प्रिंसिपल वाला, ITI वाइस प्रिंसिपल वाला एग्जाम हुआ। तो वहाँ पे भी जो सेक्शंस थे वो इसी तरीके का सेक्शन था, और उसका लेवल भी आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे चीज़ें जो है वो पूरा ESC और गेट लेवल का नहीं आया है, वहाँ पे जो है वो JEE और A लेवल का ही आया है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ESC और गेट पे। तो मेरे हिसाब से, है ना, अभी स्टार्टिंग में आप इतनी चीज़ें करिए, और मेरे को चीज़ें लगेंगी तो मैं आपको, है ना, एक सेपरेट वीडियो बना के चीज़ें जो है ना बता दूंगा। तो फिलहाल जो आप, है ना, यूथ को जो है वो प्रीफर करिए, और जो है वो आप हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप, है ना, कवर कर सकते हैं आप कवर करने की कोशिश करें। ये वो तो प्री की बात होगी। अब जो चीज़ें हैं वो मेंस का सिलेबस है, ये आप चीज़ें देखेंगे तो ये आपका मेंस का सिलेबस है। तो मेंस का सिलेबस इस तरीके से है कि आपका, है ना, मेंस में आपका, है ना, 2 पेपर होने वाला है। पहला पेपर जो होने वाला है वो हिंदी के साथ होने वाला है, और सेकंड जो पेपर है वो आपका, है ना, GK के साथ होने वाला है। और दोनों आपका, है ना, 375 नंबर के होने वाले हैं, है ना, 375 नंबर के होने वाले हैं। और टोटल जो आपका मेंस होगा वो 850 नंबर का होने वाला है। तो ये इन चीज़ों में आप देख सकते हैं ना, 375 नंबर का होगा, और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 2.5 घंटे का मिलेगा। तो 375 यानी कि टोटल ये कहें कि 125 क्वेश्चंस के लिए आपको, है ना, 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। तो यहाँ पे चीज़ें, है ना, थोड़ी सी जो आप देख सकते हैं ना कि क्वेश्चन जो है आपका, है ना, 125 क्वेश्चन है, और टाइम जो है आपका 2 घंटे है। 2 घंटे का मतलब हो गया ना 120 मिनट। तो इस तरीके से चीज़ें आपका मेंस में जो है वो रहने वाला है। चीज़ें ऊपर में ही क्लियर हो गई कि जो पेपर है वो चाहे प्री का हो या फिर मेंस का है वो ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो आसान है थोड़ी, है ना। तो ये प्री और मेंस का सिलेबस है ना। आपको जो है वो 2 पेपर देना होगा, एक ही दिन देना होगा। हिंदी और GS को, GK को, है ना, GK के साथ जो है वो चीज़ें होंगी। तो पहला पेपर जो है वो हिंदी के साथ आपका जो भी डोमेन वगैरह है वो रहेगा, फिर सेकंड जो है वो आपका, है ना, GK के साथ आपके डोमेन रहने वाला है। हालांकि जो पेपर 1 है और पेपर 2 का है, इन दोनों का सिलेबस जो है वो, है ना, टेक्निकल का जो सिलेबस है वो थोड़ा वैरी करता है, आप देख लेंगे चीज़ों को। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, और उसके बाद इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू का जो, है ना, टोटल मार्क्स है वो 100 है। तो इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो 100 है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो निकाली जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो मेंस के लिए अभी दिमाग नहीं लगाना है, अभी जो है आपको, है ना, पहले जो प्री है उसको क्वालिफाई करना है। आपको 15 गुना कैंडिडेट्स में जो है वो आना होगा। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो मेंस का, है ना, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है वो उसके बारे में मैं चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। तो ये आप सिलेबस यहाँ पे इसका देख सकते हो, ये सिविल ब्रांच का ये सिलेबस है, ये पार्ट बी का सिलेबस है, पार्ट सी का सिलेबस है, पार्ट डी का सिलेबस है, और ये पेपर 2 का सिलेबस है। तो ये देख सकते हैं आप, है ना, ये पेपर 2 का सिलेबस है, ये पेपर 1 का सिलेबस है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस जो है इन्होंने देके रखा है, आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो वो सिविल की बात हो गई, यहाँ पे इन्वायरमेंटल के बारे में चीज़ें बताई है इन्होंने। फिर ये मैकेनिकल का सिलेबस है, मैकेनिकल का पेपर 1 का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। फिर ये पेपर 2 का सिलेबस है। तो दोनों में, है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक दो सब्जेक्ट का जो है वो, है ना, डिफरेंसेज आपको देखने को मिलेगा। हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, पेपर 1 का सिलेबस है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको, है ना, चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपने जो चीज़ें पढ़ी होंगी वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने देख के बताया, जैसे कंट्रोल वगैरह है, ये एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम है, मशीन है, मेजरमेंट है। तो ये चीज़ें हमने, है ना, पढ़ी हुई है। जो पेपर 2 है यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेरिएशंस देखने को मिलेगा, जैसे कि, तो ये यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि आपको पेपर 2 में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे इन चीज़ें बताई है, एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक के बारे में बताया है। हालांकि मशीन वगैरह हमने पढ़ी हुई है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो न्यूमेरिकल मेथड के बारे में बताया, यहाँ पे इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया। तो चीज़ें जो है ना थोड़ा सा पेपर 2 में आपको वेरिएशंस देखने को मिलने वाला है। आप जो है वो, है ना, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर सिविल हो, तो बाकी ब्रांचेस में इस तरीके से वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर वाले भी है ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो वो अपना सिलेबस जो है वो देख लेंगे। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम लोग, है ना, वैकेंसीज़ के बारे में देखते हैं। वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो आप इस चीज़ को देखें। हाँ, यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट बताया है और वैकेंसीज के बारे में चीज़ें इन्होंने बताई है। वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आप आराम से इसको देख सकते हैं ना। जैसे हम लोग, है ना, मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में टोटल वैकेंसी 77 इन्होंने बताया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बताई हैं। UR हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, तो इसकी वैकेंसी आप इन्होंने देख के बताई है। उस तरीके से सिविल की वैकेंसी 107 वैकेंसी है, यह हमारा, है ना,
यूपी जल निगम रूरल, तो जल निगम में जो है वो सिविल की 107 वैकेंसी है। इसी तरीके से है ना रूरल डिपार्टमेंट में मैकेनिकल का 14 है, सिविल का फिर 65 है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का 8 वैकेंसी है। तो इस तरीके से वैकेंसी का जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने देके बताया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं 9 नंबर जो कि हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 7 वैकेंसी है ना, 7 वैकेंसी है, जिसमें 4 वैकेंसी जो है वो यूआर का है ना, तो यूआर की 4 वैकेंसी है, जिसमें अदर स्टेट वाले जो है ना बिल जो है वो फाइट कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वालों के लिए 4, बाकी जो ऑल इंडिया है ना, यानी कि ये कहे कि बाकी जो हमारा यूपी के कैंडिडेट्स हैं, तो जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7 हो जाएगी, बाकी अदर स्टेट के लिए ऑल इंडिया के लिए 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना यहाँ पे इन्होंने देके बताया है। टोटल वैकेंसी जो है वो 604 है। सिविल की वैकेंसी है ना, जो सिविल की वैकेंसी है, जो सिविल की वैकेंसी है वो 486 सीटें हैं। मैकेनिकल की वैकेंसी है ना, लगभग जो है आपका 91 के आसपास जो है वो मैकेनिकल की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी की बात करें तो वो 7 है ना, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ी दुखद है। चीज़ें और जो है वो बेटर हो सकती थी, बट अब क्या कर सकते हैं ना, यही चीज़ें हैं हमारे पास। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमारा है ना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो दो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी जो है वो 8 है कंबाइन करके। तो इस तरीके से वैकेंसी का है ना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप लोगों ने देख लिया 604 में है ना। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो सिविल की है 480, तो सिविल वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। मैकेनिकल के लिए भी अच्छी वैकेंसी है जो कि 91 के आसपास है। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थोड़ी सी निराशाजनक है, जो कि है ना 7 है, और ई और एम में जो है हमारा है ना 8 है। तो इस तरीके से वैकेंसी का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आप भरने से पहले एक बार सोच लें, और अगर आप यूपी के कैंडिडेट्स हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। तो ये वैकेंसीज़ के बारे में हो गई चीज़ें, हमने है ना डिस्कस कर ली। अगर आपको चीज़ें है ना लगती है थोड़ी और चीज़ें जानने की ज़रूरत है, या फिर आपको कोई डाउट वगैरह आ रहा है इस वैकेंसी में, या फिर इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करने में, अगर आपको कोई भी डाउट है ना यूपीपीएससी ए के रिगार्डिंग जो कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तो आप जो है ना मेरे को डायरेक्टली जो है वो मेल भी कर सकते हो। मेरा जो मेल है इट्स नोटिफिकेशन हो जाएगा, या फिर आप है ना टेलीग्राम पे भी जो है वो क्वेरी डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं किसी तरीके से। तो वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज पॉसिबल एज। तो दिस वॉज द अपडेट फॉर